जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस हिंदी के क्लास में। आशा है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए हम बात करते हैं आज समास पर। पिछले क्लास में हमने आपको इंट्रो भी दिया था। आज हम समास पर चर्चा करेंगे कि समास क्या है। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण से आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा कि किसी का संक्षेपण किया जा रहा है, किसी चीज को संक्षिप्त किया जा रहा है, यानी कि छोटा किया जा रहा है। तो किसको छोटा किया जा रहा है? दो शब्दों का एक शब्द बनाया जा रहा है, उसी को हम संक्षिप्तीकरण कह रहे हैं। ठीक है। जब दो पदों या दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है। या दो पदों या दो शब्दों के मेल से, और ढंग से परिभाषा अगर लिखें तो दो शब्दों या दो पदों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। नए शब्द का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया समास कहलाती है। उदाहरण जैसे राजपुत्र में राजा का पुत्र। राजा के पुत्र को संक्षिप्तीकरण करके क्या बना दिया? राजपुत्र। जैसे पीला अंबर है जिसका क्या? पीतांबर। इतने बड़े शब्द का संक्षिप्तीकरण करके पीतांबर कर दिया। पीत धन अंबर, पीला वस्त्र। ठीक है। पीला अंबर है जिसका, या पीला वस्त्र है जिसका। ठीक है। वो क्या है? पीतांबर, पीत धन अंबर। समास का अर्थ समझ में आ गया होगा। दो पदों या दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। वो समास कहलाता है। संधि और समास में फर्क याद रखिएगा। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, दो अक्षरों का मेल होता है, दो मात्राओं या ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है। समझ में आएगा, याद रहेगा। और उदाहरण है राजपुत्र या पीतांबर। इस तरह की जो शब्द हैं, जैसे राजा का पुत्र, इसका संक्षिप्तीकरण करके क्या हो गया? राजपुत्र। ठीक है। तो इस तरह के जो दो शब्द या अधिक शब्द मिलकर, दो पद या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएगा? राजा का पुत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। आइए समास के भेद पर चर्चा करते हैं। समास की परिभाषा समझ में आ गई कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के भेद, कहीं कहीं आपको समास के 4 भेद मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको समास के 6 भेद मिल जाएंगे। हम पहले 4 भेद लिख रहे हैं, फिर उनके वो आपको 6 भेद भी बता देंगे। जैसे द्वंद्व समास, क्रम नहीं पूछता है। द्वंद्व समास आगे पीछे लिख सकते हैं। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष
तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 भेद हैं जो संस्कृत में बताए गए हैं। हिंदी में आपको 6 भेद भी लिखे मिलेंगे। और अगर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव में अगर 4 और 6 दोनों दिया हो तो आप 6 ही लगाइएगा। वैसे 4 और 6 एक साथ देगा नहीं। तत्पुरुष के अंदर ही आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसे आप 6 भी जोड़ सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। दोनों आपके ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अगर 4 दे तो 4 लगा दीजिएगा, 6 दे तो 6 लगा दीजिएगा। और आपको अगर परिभाषा लिखनी पड़े तो आप इसी तरह का ग्राफ बना के लिखिएगा मेंस में। ऐसे 4 भेद बताए गए हैं, कहीं कहीं 6 भेद भी बताए जाते हैं। ये आप लिख दीजिएगा परिभाषा में, जिसमें तत्पुरुष के अंतर्गत ही द्विग समास और कर्मधारय समास को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगर 6 भेद लिखिएगा तो फिर 6 लिख दीजिएगा, तो फिर इन्हें इनके अंदर नहीं समाहित कीजिएगा। अलग अलग जैसा भी लिखना हो दोनों तरह से सही माना जाएगा। मेंस में आपको क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। चाहे 4 भेद करके द्विग और कर्मधारय को तत्पुरुष के अंदर कीजिएगा या या 6 भेद में अलग अलग 6 भेद बता दीजिएगा, दोनों तरह से आपका प्रश्न उत्तर सही माना जाएगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, 2 पदों या 2 से अधिक शब्दों का मेल से बने एक नए शब्द का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे राजा का पुत्र संक्षिप्त होकर राजपुत्र हो गया। जैसे पीला वस्त्र है जिसका, यह संक्षिप्त होकर पीतांबर हो गया। समास के भेद 6 या 4 जो भी आप माने, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास और कर्मधारय समास। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में और छुपा होता है या डैश लगा होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय हम आपको पिछली क्लास में अव्यय पर चर्चा कर चुके हैं। इसे आप उपसर्ग भी कह सकते हैं कि पहला पद उपसर्ग होता है, लेकिन उसे अव्यय ही लिखेंगे, उपसर्ग की तरह लगता है। तत्पुरुष समास में और द्विग समास और कर्मधारय समास 3 है, इसी के भाग है। द्विग में गणना पद आता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छुपा होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेषता होती है, बहुव्रीहि में कोई अन्य प्रधान होता है। जैसे अगर गजानन बोला गया तो हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी कि गजानन शब्द का शाब्दिक अर्थ तो यह है कि हाथी के समान मुख वाला, लेकिन वो रूढ़ है, योग रूढ़ जैसे हमने बताया था। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान, लेकिन बोल तो रहे हैं हाथी जैसे मुख वाला, पर किसके लिए बोल रहे हैं, गणेश जी के लिए। तो वो एक निश्चित होता है कि उसी के लिए उसका प्रयोग होगा, तो उसमें जो सामने दिखता है वो उसका अर्थ नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे चतुरानन कहें, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो 4 भुजाओं में चतुरानन सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से चतुर्भुज, चतुरानन ये किसके लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए। जैसे षडानन, षडानन कार्तिकेय के लिए आता है, 6 मुख हैं जिसके, तो किसके हैं, कार्तिकेय के। तो ये सब रूढ़ी है। पीला वस्त्र है जिसका, पीतांबर, ये विष्णु के लिए आता है, जबकि पीला वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, पर पीतांबर शब्द आया तो वो किसके लिए है, विष्णु के कपड़ों के लिए। ठीक है, तो ये आपके 6 भेद हैं समास के। इन भेदों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको एक कवित्त के रूप में लिखा देते हैं, पद के रूप में, ताकि आपको उसको पढ़ के हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कविताएं जल्दी याद होती हैं। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, अभी जब हम आगे समास पढ़ाएंगे तो इनकी परिभाषाएं आपको ज्यादा क्लियर होंगी।
अभी सिर्फ ऐसे ही लिख लीजिए, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे द्विग में गणनापद आवत है, द्विग में गणनापद आवत है। ये आपको याद रहेगा ना, तो आप परिभाषा अपने आप भी बना लेंगे, समझ में रहेगा, पता रहेगा उसका परिभाषा। तो द्वंद्व में और छिपे द्विग में गणनापद आवत है, जिस पद में कारक चिन्ह छिपे, जिस पद में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे, जिस पद में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक बचा है, जिस पद में विशेष विशेषण हो, विशेष विशेषण हो, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहावत। ठीक है, ठीक है। द्वंद्व में और छिपे द्विग में गणनापद आवत है, जिस पद में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे, जिस पद में विशेष विशेषण हो, कर्मधारय समास कहावत है। ये एक कवित्त की तरह हो गया, याद करने में आसानी रहती है। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में क्या होता है, और छिपा होता है। और मतलब जैसे द्वंद्व में आपको लिखना है माता पिता, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कैसे, माता और पिता, भाई बहन, माता पिता, इसमें जो डैश लगा रहता है, इसमें क्या होता है, और छुपा रहता है। तो जो और छिपा रहेगा वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे पूरी परिभाषा लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। द्विग में गणनापद आवत है, द्विग में क्या होगा, द्विग में क्या होगा, गणना। गणना मतलब गिनती, जिसमें संख्या है, जैसे चौराहा, कितना, 4 रास्तों का मिलन, जहां होता है 4 रास्तों का मिलन जहां होता है, वो क्या कहलाता है, चौराहा। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। तो द्विग में क्या आती है, गणना आती है। ठीक है, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह क्या कहलाएगा, द्विग कहलाएगा। ठीक है, जिस पद में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह की हमने बात की थी, 7-8 कारक चिन्ह हमने आपको पढ़ाए थे। उसी तरह जैसे राजपुत्र मतलब राजा
का पुत्र। तो का क्या है? कारक चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति। याद करिएगा, षष्ठी विभक्ति क्या है? का, काकी के नानी रे, ठीक है, काकी के रारी रे। तो का क्या है? षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, संबंध कारक। तो राजा का पुत्र में राजपुत्र जब लिखा तो का छिप गया, यानी कि कारक चिन्ह छिप गया। कारक चिन्ह छिप गया तो क्या बना? तत्पुरुष समास। अगला है पहला पद अव्यय से अव्ययी। पहला पद अव्यय से अव्ययी। अभी जब हम इस सब पढ़ा देंगे तो सबसे पहला पढ़ाएंगे अव्यय से अव्ययी, यही अभी हम समझाएंगे। तो हम इससे पहले बहुव्रीहि देख लेते हैं, या अव्यय से अव्ययी भी देख लें। अव्यय, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या है? पहला पद अव्यय। अव्यय कौन सा शब्द होता है? अव्यय वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो जैसे प्रतिदिन, तो ये जो प्रति है यही अव्यय है, ये चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में। अच्छा, जब ये अव्यय इसके साथ जुड़ेगा दूसरे शब्द के साथ तो इसे भी अव्यय ही बना देगा, ये भी फिर चेंज नहीं होगा। अकेले में दिन का, किसी में दिनों भी हो सकता है, बहुत दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब प्रति लग जाएगा तो ये दिन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कैसा भी वाक्य हो। तो वहां क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव। बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे, बहुव्रीहि में अन्न प्रधान रहे। अन्न प्रधान मैंने पहले भी समझाया था, जैसे गजानन, गजानन हाथी जैसे मुख वाला, अर्थात कौन? गणेश, गणेश जी। तो ये गजानन शब्द जो है ये सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए ही प्रयोग होता है, यानी कि गजानन का जो शाब्दिक अर्थ है उसके अलावा जो अन्य अर्थ निकलता है वहां क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। ठीक है। अगला, जिस पद में विशेष विशेषण हो कर्मधारय समास कहलाते हैं। विशेष विशेषण आप जैसे कुछ भी ले लीजिए, नील कमल, कमल की विशेषता क्या है? नीला। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये नोट कर लीजिए ये लाइनें, और इसके बाद हम आपको समास बता रहे हैं। अव्ययी भाव समास इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसे नोट करिए। हो गया, मिटाओ। अगला समास, पहला समास आपको पढ़ाने वाले हैं हम, अव्ययी भाव। कोई पहला दूसरा नहीं है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं पहले। अव्ययी भाव समास। आप एग्जाम में लिखते समय आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि पहला कौन है और दूसरा कौन है। ठीक है। अव्ययी भाव समास, जैसा कि हमने समझाते हुए आपको बताया कि पहला पद अव्यय से अव्ययी। जिस पद का पहला पद अव्यय हो और उसके जुड़ने से संपूर्ण पद जो बना हुआ है, नया पद, संपूर्ण पद
अव्यय हो जाता है, अव्यय हो जाता है, वहां अव्ययी भाव समास कहलाता। वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि वो लिंग, वचन, काल इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, वो अव्यय कहलाता है। और ये अव्यय जब किसी और शब्द के साथ जुड़कर उसको भी अव्यय बना देता है तो ये क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के लिए लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये एक साथ है, प्रतिदिन। इसमें जो प्रति है ये अव्यय है। दिन आपका ऐसे दिनों हो सकता है, लेकिन जब प्रति लग जाएगा तो ये हमेशा दिन ही रहेगा। अगले जैसे एक और उदाहरण लिखिए, यथा शक्ति। शक्ति अगर अकेली आती है तो यहाँ शक्तियां भी आ जाता है, शक्तियों भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें यथा जुड़ जाएगा तो इस शक्ति का भी परिवर्तन नहीं होगा और ये हमेशा ही यथाशक्ति रहेगा। ऐसे शब्द यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिनों दिन, जब इस तरह के शब्द जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आपका अव्ययी भाव समास। क्या बन जाता है? अव्ययी भाव समास। एक चीज और है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा, नोट के रूप में लिखिए। जहां शब्दों की आवृत्ति हो वहां भी क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। जैसे शब्दों की आवृत्ति का मतलब, शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन या दिन दिन। एक ही शब्द बार बार यूज हो, एक ही शब्द एक दो बार प्रयोग हो, वहां भी अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो ये डैश भले लगा है पर यहाँ द्वंद नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ डैश लगा है लेकिन ये द्वंद नहीं है। दिन दिन लिखा है, पीला पीला लिखा है, काला काला लिखा है, हाथों हाथ या हाथ हाथ लिखा है, तो ऐसे में अव्ययी भाव समास होगा, क्या द्वंद नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एक और अपवाद है, वो भी लिख लीजिए, नदियों का नाम। नदियों के नाम के साथ संख्या लिखी हो तो वहां भी क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। जैसे पंचगंगा, जैसे सप्त नर्मदा। नर्मदा क्या है? नदी का नाम। गंगा क्या है? नदी का नाम। यहाँ पे आपका पंच संख्या लिखा है, सप्त संख्या लिखा है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अव्ययी भाव के अंतर्गत आएगा। सप्त नर्मदा, पंचगंगा, कोई भी नदी का नाम, सप्त सिंधु, कोई भी यदि नदी का नाम है वहां पर संख्या अगर है तो वहां द्विग समास नहीं होता है। रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो, वहां पे द्वंद नहीं होगा। जहां नदी के नाम के साथ संख्या हो वहां द्विग नहीं होगा, अव्ययी भाव होगा। यही गलतियां होती हैं, यही अपवाद पूछे जाते हैं अधिकतर। जो सामान्य है वो कम पूछे जाते हैं, जो असामान्य है वही प्री में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो इन बातों पर ध्यान देना। यदि नदियों का कोई नाम है, यदि नदी का कोई नाम है उसके साथ संख्या लगी हुई है, सप्त धारा, सप्त गंगा, सप्त यमुना,
पंचगंगा, पंच यमुना या सप्त सिंधु, कोई भी नदी के साथ अगर आपके साथ संख्या जुड़ी हुई है तो वहां द्विग नहीं होता, क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। जबकि अगर शब्दों का रिपीटेशन है, पीला पीला, नीला नीला, काला काला, हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के कोई भी शब्द हैं जो एक से अधिक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, वहां पे अव्ययी भाव होता है, ना कि डैश लगने पर आप द्वंद्व मत समझिएगा। माता पिता में डैश लगता है तो वहां और छिपता है। दिन दिन में दिन और दिन नहीं होता है, दिनों दिन हो जाता है, तो दिन दिन में डैश लगा है लेकिन और नहीं छिपा, यहाँ आपका द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया अव्ययी भाव समास। जिस पद का पहला पद अव्यय हो तथा वह अव्यय दूसरा पद जिसमें जुड़कर जो नया शब्द बनाएगा उसको भी अव्यय बना देगा, वहां कौन सा समास हो गया, अव्यय समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन या यथाशक्ति। ये शक्तियां हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे थे कि शक्ति का शक्तियां भी हो सकता है, दिन का दिनों भी हो सकता है, लेकिन जब इसमें प्रति लग जाएगा तो ये हमेशा दिन ही रहेगा। अगर ये दिन दिन लिखा होगा तब भी ये दिन दिन ही रहेगा, फिर दिन दिन का ये दिन फिर नहीं बदलेगा। यथाशक्ति, जहां शब्द की आवृत्ति हो, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, नीला नीला, काला काला, पीला पीला, ऐसा कोई भी शब्द है वहां पे आपको अव्ययी भाव लगाना है। नदियों के नाम के साथ यदि संख्या लिखी है तो वहां भी आपको क्या लगाना है, अव्ययी भाव समास लगाना है। ठीक है, नोट कर लिया। अगला समास पे हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास पर। ये देखिए द्वंद्व जो लिखा है ना, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बर्तनी अशुद्धि में आएगा, ऐसे लिख देगा द्वंद्व या द्वंद्व, ये दोनों ही गलत है, या तो ये सही है या फिर वो सही है। ठीक है, ये भी ध्यान दे लीजिएगा, द्वंद्व होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युगल, युग्म या जोड़ा। यानी कि जोड़े में, शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है, कुछ जोड़े में लिखा होगा तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। क्या छुपा होता है, मैंने कवित्व में लिखा है द्वंद्व में और छुपे, और या अथवा इस तरह के अक्षर छुपे होते हैं, ज्यादातर डैश लगा होता है। जिस पद में और अथवा या का लोप होता है वहां द्वंद्व समास होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए माता, माता पिता, यानी कि माता और पिता। अगला उदाहरण, भाई बहन, भाई और बहन।
अगला उदाहरण है, जैसे ये तो और का हो गया, दुख सुख। इसमें और क्या, या भी लगा सकते हैं, भाई या बहन, माता या पिता, या और या दुख सुख, दुख या सुख। इस तरह के जो भी उदाहरण है वो कहाँ मिलेंगे आपको, द्वंद्व समास में। तो ये कौन सा समास है, ये आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युगल या युग्म या जोड़ा होता है, यानी कि राधा कृष्ण, सीता राम, भाई बहन, दुख सुख, ठीक है, दिन रात, इस तरह के जब शब्द लिखे हो, बीच में डैश लगा हो, तो वो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व में और छिपा हुआ होता है, या अथवा भी कह सकते हैं, छिपा हुआ होता है, वहां क्या कहलाता है, वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास को आप पहचान भी सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं, आपको याद रह जाएगा। दो समास, आज हम समास की परिभाषा, समास के भेद सारे हमने कंप्लीट किए, और दो भेद आपको विस्तार में बताए, अव्ययी भाव समास प्लस द्वंद्व समास। 4 भेद हमारे पास बचे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आपके फिर समझ से बाहर हो जाएगा, आपको बोझ लगेगा। तो एंजॉय करते हुए पढ़िए, सिलेबस हम खत्म करवा देंगे, इससे आप निश्चिंत एकदम रहिएगा और सब चीज आपको समझ में आएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। हम जवाब भले नहीं दे पाते सामने में, लेकिन हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार अगले वीडियो में उनका निवारण भी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।